ये काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज कंपनी का नाम हुआ, हेड ऑफिस पटना है इसका। तो ये लोग का क्या आदत है कि रोज़गार के नाम पे या व्यवसाय के नाम पे अक्सर क्या होता है कि अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो हम रोज़गार की तलाश में होते हैं या व्यवसाय ढूंढ रहे होते हैं। तो ये भोले भाले लोगों को जाकर बोलता है कि हमारी कंपनी आयुर्वेदिक दवा को प्रमोट करती है और सबसे बड़ा हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं जहाँ पे निःशुल्क जाँच होती है, कंपनी का डॉक्टर आएंगे, निःशुल्क जाँच होगी। इस तरह से आश्वासन दे के लोगों का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ये लोग। पैसा का कोई लिमिट नहीं था। जैसे किसी से 35 लाख ले लिया, किसी से 1 करोड़ ले लिया, किसी से 2 करोड़ ले लिया। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इन्होंने कराया है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड में। मेन उद्देश्य है काम्या हेल्पलाइन द्वारा लोगों को ठगा जा रहा था। इसके अंतर्गत वो लोग सीएनएफ का मेंबर बनाने के लिए पैसे ले लेते थे और उसके बाद सीएनएफ मेंबर बनाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी करते थे, लेकिन उसके बाद वो ठगी करके पैसा लेके भाग जाते थे। ये उनका रांची में कम से कम उन्होंने 3-4 लोगों को और ऑल ओवर झारखंड में उन्होंने 20 से ज़्यादा लोगों को ठगा था। इसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद वो लोग जब लोगों ने उनके खिलाफ़ कंप्लेन दर्ज कराया तो वो लोग क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा पावरफुल थे अपने पैसों को लेकर, वो पुलिस स्टेशंस को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर देते थे। इसीलिए जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने कोर्ट में केस किया, जिसके लिए वो लोग हाई कोर्ट चले गए कॉशिंग के लिए। कॉशिंग कंप्लेन केस हम लोगों ने फाइल किया था, हमारे क्लाइंट ने सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ, लेकिन वो उस केस को पूरी तरीके से बंद करवाने के लिए हाई कोर्ट चले गए। हमारे माननीय हाई कोर्ट ने इस केस को रद्द करने से इनकार कर दिया और अभी ये केस आगे प्रोसीड करेगा। वो गए हुए थे कि पूरा का जो मामला है उनके खिलाफ, जो क्रिमिनल केस है, वो पूरा केस किसी भी तरह वो ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ये हुआ नहीं। हथकंडा क्या थे फंसाने का? ठगी पीड़ित किस प्रकार से फंसे? पीड़ितों को फंसाने का उनका हथकंडा था, वो बोलते थे कि हम आपको मेंबर बनाएंगे सीएनएफसी के और 3% आपको प्रॉफिट उसमें से मिलेगा, जो प्रॉफिट हम करेंगे उससे, और हम डॉक्टर्स अरेंजमेंट करेंगे, दवाइयाँ देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सब कुछ जो परसेंटेज होगा प्रॉफिट का वो हम सब एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट को कंसिडर किया जाएगा एक साथ, और इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे लोगों से। तो सिर्फ हेल्थ सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करने का लालच दिया था? हाँ, हेल्थ सेक्टर में। ये बातें कब की है? ये 2021 से इन्होंने लोगों को ठगना शुरू किया था और इंसाफ मिला है 2024 में। इसमें किस प्रकार कितने इन्वेस्ट करने का बात होती थी और कितने लिया जाता था? जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई पैसा का कोई लिमिट नहीं था। जैसे किसी से 35 लाख ले लिया, किसी से 1 करोड़ ले लिया, किसी से 2 करोड़ ले लिया। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इन्होंने कराया है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड में। जैसे लोहरदगा में भी इनके ऊपर केस है, झालदा में भी इनके ऊपर केस हुआ है, बहुत सारे जगह में इनके, रांची में हमारे क्लाइंट ने इनके ऊपर केस किया है। जो मैडम का जो फोटो देख रहे हैं, इनको थ्रेट किया गया था, इनको डॉक्टर अपॉइंट किया गया था, इनको डॉक्टर का पैसा नहीं दिया, इनके साथ भी चीट किया गया, उनसे भी पैसा लिया गया था, उनको उनका काम का पैसा नहीं दिया गया, उसकी बेटी को भी हड़काया गया है इन लोग। काम्या हेल्पलाइन के जो रजनीश प्रकाश हैं उनके द्वारा, जो डायरेक्टर हैं। तो ये जो लोग थे क्या मतलब झारखंड के थे या? नहीं, ज़्यादातर लोग झारखंड के ही हैं। पुरुलिया के हैं जो बंगाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग झारखंड के हैं। इसका हेड ऑफिस अगर बोला जाए तो वो कहाँ था? पटना में। पटना में हेड ऑफिस है, जहां हमने पहले नोटिस उनको भेजा था। ये नोटिस हमने भेजा है 11/7/2020 को ही, क्योंकि वो बोले सीएनएफ का मेंबर बनाएंगे। उसके बाद कुछ जो यहाँ पे लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन में भी, वो प्रोडक्ट्स उन्होंने हमें सेल ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद वो अचानक से गायब हो गए। तो जब वो गायब हो गए तब हम और जितने लोग और जो लोग थे, उन्होंने सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया और उन्हें एक नोटिस दिया कि आप या तो हमें हमारा जो पैसा है वो लौटाइए, या तो जो प्रोडक्ट्स देने का वादा आपने किया था वो हमें दीजिए। तो ये नोटिस हमने जहां उनका हेड ऑफिस है वहां सेंड किया था, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो वहां से भी गायब हो गए। कितने लोगों की टीम थी उनकी जो ठगी का काम करते थे? लगभग टीम थी एक्चुअली उन लोग की बहुत बड़ा स्कैम है ये। दिस डजंट डिपेंड अपॉन द टीम। जब भी कोई स्कैम होता है तो उसमें टीम लीडर ही मेन उसका हीरो रहता है।
बहुत इसके नीचे में ऐसे लोग भी होंगे जो इनोसेंट होंगे, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कि व्हाट कामला हेल्पलाइन इज गोइंग टू डू, दे आर चीटिंग ऑल द पर्सन। जैसे हमारे क्लाइंट चीट हुए, वैसे बहुत सारे लोग चीट हुएंगे। तो इनके टीम में बहुत सारे मेंबर हैं, पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनके टीम में जितने लोग हैं सारे लोग चीटर्स हैं। बहुत सारे इसके एम्प्लॉय भी होंगे जो नहीं जानते होंगे कि कामला हेल्पलाइन क्या है, जो नए नए युवक जुड़ रहे हैं, युवतियाँ जुड़ रही हैं, जो सारा जिनको काम नहीं मिल रहा है, उनको तो ये बताते भी नहीं होंगे कि हम ये पैसा का किए क्या। जैसे हमारे क्लाइंट से ये 26,50,000 रुपये लिए, 4 लाख या 5 लाख का माल भेजे, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होता है, मेडिसिन होता है, उसके बाद इन्होंने माल भेजना भी बंद कर दिया। हमारे क्लाइंट ने इनको ईमेल किया, लीगल नोटिस किया, व्हाट्सएप किया, फ़ोन भी ये उठाना छोड़ दिए। तो इनके टीम में ऐसा नहीं है कि ये एक आदमी का टीम है, दैट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इट इज़ अ स्कैम। तो झारखंड में इसका ऑफिस था, रांची में खास करके। जी जी जी, यहाँ पे ऑफिस भी था जिससे वो कनेक्ट करते थे लोगों से। और सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। वो लोग इसके लिए कोर्ट और कचहरी कितना दौड़ पाएंगे, कितने दूर जा पाएंगे। वो लोग इससे मतलब उनका 1-1.5 लाख रुपए आप बोलिए तो खास करके डूब ही गया एक तरीके से। इनका पैसा अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था, 26 लाख रुपए, इसलिए इन्होंने केस किया। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लोग हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं, लेकिन वो अभी तक उसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाए, कम फॉरवर्ड आके अभी तक वो अपना दुख दर्द बता नहीं पाए। अब किसी से 50,000 रुपये ले लिया, किसी से 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए ले लिया, किसी से 1 लाख रुपए ले लिया। हमने 2 ऐसे क्लाइंट के एनेक्स्चर भी किए थे हाई कोर्ट में। जब हमने फाइल किया था ये केस, काउंटर जब हमने अपना दिया था तब हमने फाइल भी किया है। इसमें लोहरदगा के 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए ऐसे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और उनका एनेक्स्चर जो उन्होंने चेक दिया था उसे भी हमने एनेक्स किया था अपने काउंटर एफिडेविट में। और सबसे बड़ी बात है ये, इन जनरल मैं सबको बताना चाहूँगी कि जब भी आप किसी के साथ कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग करें, किसी भी तरह का मनी का जो ट्रांजैक्शन है जब भी आप लोग करें, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप उसको एक एविडेंट प्रूफ की तरह यूज़ करें। जैसे या तो आप किसी प्रकार का अग्रीमेंट करके किसी को पैसे दें, या तो आप फ़ोन का ट्रांजैक्शन, जो कि ट्रांजैक्शंस कभी डिलीट नहीं किए जा सकते, उस वे में दीजिए, या फिर आप चेक के थ्रू दीजिए। कभी हैंड टू हैंड अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो हैंड टू हैंड कैश में जो ट्रांजैक्शंस होता है उसका क्या होता है कि एविडेंसरी प्रूफ नहीं होता, जिस वजह से कोर्ट में उस चीज़ को प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। गाइडलाइन भी है कि 20,000 से ऊपर, और 20,000 से ऊपर किसी को आप एक दिन में तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो आप उसका एविडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कैश में तो देना ही नहीं है, कैश में तो आप कभी दीजिए ही मत, किसी को भी पैसा कैश में नहीं देना। अगर कैश में देते भी हैं तो एविडेंस के तौर पर उससे लिखवा लीजिए कि मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं, क्योंकि लोग अक्सर इस चीज़ में ठगी के मामले में फंसते हैं। किसी को आप उधार दे रहे हैं, उस टाइम पे भी इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप लिखित तौर पर दें। किसी भी तरह का लिखित तौर पर होना ज़रूरी है ताकि कोर्ट इस वजह से आपको मदद कर पाए। तो ये जितने भी आप ठगी किए हैं, हाँ, वो क्या पक्का में पेमेंट हुआ है? जी जी जी, इनके साथ जो हुआ है उसका एविडेंसरी प्रूफ हमने लगा के फाइल किया था काउंटर। ये क्योंकि हाई कोर्ट आए हुए थे तो इन्होंने पूरे इंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कॉश करने के लिए हाई कोर्ट आए हुए थे। मतलब जितना भी इनके ऊपर क्रिमिनल एलिगेशन है सब एलिगेशन रद्द हो जाए, सब एलिगेशन ख़त्म हो जाए। तो जब वो कोर्ट पे आए तो हम लोग का ये दायित्व बनता था कि कोर्ट को हम लोग बताएं कि उनके ऊपर आखिर है क्या क्या एलिगेशंस। तो जब हमने कोर्ट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने फ्रॉड के किए हैं, जैसे कि इनका जो मनी ट्रांसफ़र हुआ था इनके अकाउंट से, वो सारा जो अमाउंट है उसका कैश मेमो हमने लगाया। जितना भी मनी ट्रांजैक्शंस था हमारे क्लाइंट ने इनको आरटीजीएस के थ्रू बैंक से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया गया था। दैट इज़ अ सॉलिड प्रूफ। हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ है कि हमने इनको जितना भी पैसा दिया था थ्रू आरटीजीएस दिया था बैंक से। अच्छा, बैंक ट्रांसफ़र। आप आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि इस पे जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई पे अभी सुस्त पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं सम्मिलितता आपको लगता है? बिल्कुल, 2021 से ये केस उनके ऊपर लागू किया गया था, एफआईआर हुआ था। और आप सोचिए जो इनका फाइनल फॉर्म ऑफ रिपोर्ट सबमिट होता है, ये सबमिट हुआ है आपका 31/3/2023 को। 2 साल का समय लगा है पुलिस को केवल फाइनल फॉर्म देने में। तो आप सोच सकते हैं, और वो भी जो फाइनल फॉर्म पुलिस ने दिया है वो भी इनके फेवर में दिया है, कहते हुए कि विधि की भूल है रजनीश प्रकाश। रजनीश प्रकाश के ऊपर।
जो है वो काम्या हेल्पलाइन। पुलिस ने ये लिखते हुए दिया है कि ये जो है वो विधि की भूल है। 2 साल बाद वो फाइनल फॉर्म सबमिट हो रहा है किसी केस में, और ये केस 2021 का है और 2023 में उसका फाइनल फॉर्म आया है। आप एक अधिवक्ता है और ऐसे केसेस देखते होंगे, क्या लगता है कि प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाइयाँ कम होती है, या लोग उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, या कानून उसको बचाते हैं? नहीं, कानून तो नहीं बचाती है सर। अगर आप कानून के पास एविडेंस देते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, एज एन एडवोकेट मैंने हमेशा ये देखा है कि कानून हमेशा आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपके पास प्रूफ होने की ज़रूरत है, क्योंकि कानून किसी को भी बिना किसी एविडेंस के सज़ा नहीं दे सकती। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रूफ हो। अगर आपके पास प्रूफ है तो न्यायालय आपके साथ इंसाफ ज़रूर करता है। प्रशासन तो अभी प्रशासन के भरोसे तो नहीं हो सकता नहीं, है। प्रशासन जिस प्रकार अभी लिख के दिया है ना, ये जो है विधि की भूल है। विधि की भूल है, इतना में क्या कानून माफ कर दिया कि आप मतलब कि ठीक लिख के दिए? एक्चुअल में वो विधि की भूल इसलिए लिख के दिया क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं वो 6 महीना से थाना दौड़ रहे थे। फिर इन लोगों ने एक मीडिया रिपोर्ट सबमिट किया, सब लोगों ने मिल के जाके एसएसपी ऑफिस में मिले एसएसपी साहब से, तब इनका केस दर्ज हुआ। इनको पता भी नहीं चला कि इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है कि नहीं दर्ज हुआ है इनका। जब इन्होंने कोर्ट में केस किया तब पुलिस एक्शन में आई और पुलिस छानबीन की, तो पुलिस को पता चला कि कंप्लेन केस कोर्ट में लॉन्च हो चुका है। तब पुलिस ने क्या किया कि 2 साल बाद जब हमारे कंप्लेन केस में कॉग्निजेंस हो गया, सम्मान हो गया, और जब वो सम्मान रजनीश जो डायरेक्टर हैं काम्या हेल्पलाइन के उनको मिला, तब पुलिस ने ये सबमिट कर दिया कि ये विधि की भूल है। क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान है 210 सीआरपीसी में, जो हमारे पुराना सीआरपीसी था उस समय, अभी तो नया बीएनएस चल रहा है, तो 210 सीआरपीसी में यह प्रावधान था कि एक ऑफेंस के लिए एक ही केस चल सकता है, चाहे तो वो कंप्लेन केस चलेगा या पुलिस रिपोर्ट का केस चलेगा। इसीलिए उन्होंने विधि की भूल लिख के, वो भी 2-3 साल के बाद उन्होंने डाला। एक संदेश बता दीजिए लोगों को कि इससे बचने के लिए। सारे कैमरा में देखिए। संदेश मेरा यही है लोगों को बचने के लिए कि जितना भी ट्रांजैक्शन करें, पहले कंपनी के बारे में जांच लें। इंटरनेट की सुविधा है, गूगल में देखें, कंपनी के हेड ऑफिस जाके देखें, उससे संपर्क करें कि कंपनी ने कितने काम कितनी जगह पे किया है, कितना इसका एस्टैब्लिशमेंट है, कंपनी का शेयर स्टॉक्स क्या है, शेयर मार्केट वैल्यू क्या है। आज के डेट में ये सब बहुत सी आसान चीज़ें हैं जिससे सब कोई अवेयर है, पर आजकल बेवकूफ़ बनाने वाली कंपनी भी बहुत है कि आपको गूगल में हर चीज़ सही दिखाएगा, पर वैसा पेन एंड पेपर में होगा नहीं। सिर्फ वो ऑनलाइन आपको शो करेगा। जैसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के अभी आप लोग केस देख रहे होंगे कि क्रिप्टो के नाम पे पैसा ले लिया, बोला कि 10 महीना में 4 महीना में डबल हो जाएगा। आजकल वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो आपको अवेयर होना है। कभी भी, जैसा मैडम ने कहा कि कभी भी कोई भी पैसा का लेन देन करे तो हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करें। कभी भी पेमेंट ऐसे तौर पे ना करें कि कैश किसी को 5 लाख रुपीस दे दें। 20,000 से, जैसे आरबीआई का गाइडलाइंस और हमारे इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस बना हुआ है कि कैश अमाउंट आप किसी को दे नहीं सकते हैं, नॉट मोर देन 20,000। सारा पैसा आप ऑनलाइन जमा करें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये पैसा हमने इस व्यक्ति को दिया है या इस कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट में दिया है। ये काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज कंपनी का नाम हुआ, हेड ऑफिस पटना है इसका। तो ये लोग का क्या आदत है कि रोज़गार के नाम पे या व्यवसाय के नाम पे, अक्सर क्या होता है कि अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो हम रोज़गार की तलाश में होते हैं या व्यवसाय ढूंढ रहे होते हैं। तो ये भोले भाले लोगों को जाकर बोलता है कि हमारी कंपनी आयुर्वेदिक दवा को प्रमोट करती है, और सबसे बड़ा हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं जहाँ पे निःशुल्क जाँच होती है। कंपनी का डॉक्टर आएंगे, निःशुल्क जाँच होगी। इस तरह से आश्वासन दे के लोगों का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ये लोग कि आप हमारा कंपनी का CNF ले लो, हमारा कंपनी का एजेंसी ले लो। तो कंपनी द्वारा क्या होगा, आपको रूम रेंट मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे सर्टेन जैसे 3% की गारंटी देते हैं कि जो भी आप इन्वेस्ट करोगे तो 3% हम उसका इंटरेस्ट देंगे, वहाँ का रूम रेंट देंगे। और जो भी डॉक्टर हैं कंपनी द्वारा जाएगी वहाँ पे आपके क्षेत्र में कैंप लगाएंगे,
कैंप के माध्यम से सेल बढ़ेगा आपका। तो एक दो बार ये लोग क्या किया, डॉक्टर को भेज दिया, कैंप लगवा दिया और शो करने के लिए बस कि इसी तरह से कैंप लगेगा, आपकी सेल होगी, और वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट ले लिए। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद डॉक्टर को निर्देश देते थे कि दोबारा उस एरिया में नहीं आना है, और वो खुद भी नहीं आते थे, ना मार्केटिंग के लिए, ना कोई सेमिनार्स के लिए, ना कैंप्स के लिए, और नए नए जगह में जाके भोले भाले लोगों को इसी तरह से ठगी का शिकार बनाते चले जाते हैं। तो झारखंड में बहुत सारे लोगों को ये लोग कैंप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट उठाया। जैसे ये लोग ब्लॉक 3 लाख में ब्लॉक देता था कि एक ब्लॉक का पूरा आप मालिक रहोगे, उस ब्लॉक में जितने भी पंचायत है वहाँ छोटे छोटे सेंटर खुलेंगे, या जो मेडिकल कैंप्स लगेगा उस ब्लॉक में, हर पंचायत भवन में, वहाँ पे दवाइयाँ आपके यहाँ से जाएंगी। और 10 लाख से ये लोग जिला अति देता था, जिला वितरक केंद्र, डिस्ट्रिक्ट सौंपी, 25 लाख से 35 लाख से पूरा राज्य का देता था ये। तो यहाँ पे ये लोग 2 साल से आके लोगों को कन्विंस किया कि हमारा झारखंड में बहुत जगह कैंप्स चल रहा है, हम लोग को यहाँ पे झारखंड में अपना मुख्य एक कार्यालय खोलना है, ब्रांच ऑफिस, झारखंड का एक स्टेट का ब्रांच ऑफिस खोलना है, क्योंकि कंपनी पटना की है। तो यहाँ पे एक ऑफिस रहेगा, तो यहाँ पे डॉक्टर रहेंगे, जिसको कैंप की नीड पड़ेगी तो डॉक्टर को ले जाके अपना कैंप लगवा पाएंगे, या यहाँ पे पेशेंट को लाके दिखा सकते हैं। झारखंड में कहाँ कैंप लगाए थे? कैंप तो ऑल ओवर झारखंड लगा है, इनका पैन इंडिया भी लगा है पूरा। तो ये जो डॉक्टर मैम है, एक्चुअली हमारे बीच वो नहीं रही, 4 साल से कंपनी की डॉक्टर यही थी, इनको ही ये लोग मतलब हायर करके और जगह जगह कैंप्स के लिए भेजा करता था। तो मध्य प्रदेश बहुत जगह ये गई, और हर जगह जैसे इनके द्वारा 1 से 2 कैंप लगाया जाता था, इनको नॉलेज था, पेशेंट देखती थी, सेवा भावना था इनमें, इनके माध्यम से ये लोगों को ठगने का काम किया। बाद में जब इनको बोला गया कि नहीं, अब रांची में हम लोग का ब्रांच ऑफिस खुल जा रहा है, आपको वहाँ पे बैठाएंगे, हम लोग को भी बोला गया था कि डॉक्टर आएंगे आपके यहाँ पे ब्रांच ऑफिस में रहेंगे, जो अलग अलग जगहों पे जाके कैंप्स लगाया करेंगे, या जो शॉपिंग खोलेगा उनको असिस्ट करेंगे। लेकिन ना इनको यहाँ पे बैठाया गया, ना हम लोगों को डॉक्टर दिया गया। पैसा लेने के लिए बस वो सब प्रलोभन थे या झूठे आश्वासन दिए गए। प्रॉपर हम लोगों ने सेफ साइड रहने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट किए, ताकि इन केस अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो हम कोर्ट का और कानून का शरण ले पाएंगे, सहारा ले पाएंगे। 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर में प्रॉपर एग्रीमेंट में सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो पैसा है वो रिफंडेबल डिपॉजिट है। कभी वो चाहेंगे तो हमारे साथ अगर डिस्कनेक्ट होना चाहेंगे, मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, सर्विसेज सेटिस्फाइड नहीं है, या उनको घर में कभी ज़रूरत पड़ गई, तो वो पैसा अपना इन्वेस्टमेंट वापस भी ले सकते हैं। तो रिफंडेबल डिपॉजिट बोल के लिए आइए कि आप पैसा देंगे तो उसके अगेंस्ट में हम वहाँ पे प्रोडक्ट रख पाएंगे और अपना ऑफिस से चलाएंगे। तो इनको यहाँ पे स्टाफ रखनी थी, डॉक्टर रखनी थी, और सारा कुछ अपना मैनेजमेंट देखना था। लेकिन 25 लाख रुपया लेके वो CNF के नाम पे, और फिर नदारत हो गए, ना यहाँ पे ओपनिंग की है CNF का, ना डॉक्टर्स को अपॉइंट कराएं, और इस तरह से फ्रॉड करके भाग गए। तो आपको क्या मतलब झारखंड का CNF यहाँ CNF दिया हुआ था। 25 लाख रुपए आप डिपॉजिट हाँ, किए थे। टोटल 26.5 लाख डिपॉजिट हुआ है। कितने दिनों के बाद ये आपको पता चला कि ये फ्रॉड कम हो गया? 3-4 महीने के बाद जैसे टाल मटोल करते रहा ना कि डॉक्टर्स बाहर हैं, आ रहे हैं, तब वहाँ पे अपॉइंट कर देंगे सभी। और हम लोग बहुत जगह मतलब डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग के लिए बात चल रहा है हमारा, तो 10 लाख वाला बहुत सारा शॉपिंग खुल रहा है, तो एक साथ सभी को बुलाकर और मतलब ब्रांच ओपनिंग करेंगे हमारा, कि झारखंड का ये ब्रांच ओपनिंग है, उसमें सम्मानित करेंगे जो भी हमारे कार्यकर्ता थे और जो लीडर्स अच्छे काम किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, सबको को रांची में बुला के सम्मानित करना है। तो एक भव्य सेमिनार और ब्रांच ओपनिंग करना है बोल के ये समय को टालते रह गए, झूठा आश्वासन देके। एक चीज़ बताइए, आपको झारखंड का CNF दिया गया, आपके इस जिला में कितने लोगों को जोड़ लिए थे इस बीच? हमारे पास चेक आया था, इनको दिलाया नहीं था, हम आश्वस्त नहीं थे, और ये ओपनिंग नहीं हुई थी, प्रोडक्ट्स आ ही रहे थे, डॉक्टर्स नहीं बैठा हुआ था, तो हम किन्हीं का चेक इनको कंपनी में डायरेक्ट डाले नहीं थे। मीटिंग्स हुई, सारे जगह के लीडर्स जो नेटवर्किंग करते हैं, मान लीजिए जो रोजगार की तलाश में है, उन लोग आए, यहाँ पे सेमिनार्स हुआ कि इस तरह से प्रोडक्ट रहेगा, इस तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा कंपनी द्वारा। मान लीजिए कोई नेटवर्किंग करता है तो उसको डॉक्टर सपोर्ट नहीं मिलता है, वो हेल्थ प्रोडक्ट में काम कर रहा होता है, आप न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं और आपको मेडिकल का नॉलेज नहीं है, तो लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे। तो यहाँ पे उन लोगों को उम्मीद जगा कि नहीं चलो डॉक्टर देगा कंपनी, फ्री कैंप लगेगा, तो हमारा प्रोडक्ट हेल्थ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है वो सेल आउट होगा, तो हमारा एक टर्नओवर क्रिएट होगा, मतलब मार्केटिंग में और काम करने में एक असिस्टेंस मिलेगा कंपनी द्वारा। उस आश्वासन पे बहुत लोगों ने ID लगाई, जैसे ज्वाइनिंग लगता है ना कंपनी पे, ज्वाइनिंग लगाया, और बहुत लोगों ने चेक भी दिया कि हम कोई ब्लॉक शॉपिंग लेंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग लेंगे, ये इस तरह से करके। ऐसे कितने लोग थे? लेकिन करीबन 15 से 20 लोग हैं जो झारखंड से निवेश किए हैं। बहुत लोगों ने हमसे पहले भी निवेश करके रखा था, जैसे डॉक्टर मैम है, उनके हस्बैंड भी लगाए हैं पैसा, वो रिटायर कर गए थे, बुजुर्ग थे, तो इनको बोल दिया मैम आप तो कैंप लगाते रहे, आप लगा ही रहे हैं, तो आप हमारा एजेंसी क्यों नहीं ले लेते हैं।
तो लोहरदगा जिला का उनके हस्बैंड द्वारा वो पैसा लगवा लिया, उनको भी चीट किया। आप पहले पुलिस प्रशासन के पास गए, पुलिस प्रशासन के पुलिस प्रशासन के पास गए, आपको न्याय नहीं मिला, नहीं, फिर न्यायालय में गए, फिर न्याय मिला, अब न्यायालय फिर घूम के पुलिस प्रशासन के पास, क्या लगता है अब आपको? नहीं देखिए, न्याय का उम्मीद तो न्यायालय से ही है। प्रशासन तो बहुत जगह आप जान ही रहे हैं कि थोड़ा सा पैसे से या इन्फ्लुएंस हो के किसी का फ़ोन आ गया या पैसे से मैनेज हो जाते हैं। हर जगह का प्रशासन वैसे नहीं है, लेकिन बहुत जगह हाँ, कोर्ट पे हम लोग का आप पूर्ण अभी जो इन्वेस्ट किए थे उसके बाद जो है अब अभी कितना का उस पर दावत होते हैं? तो अभी देखिए, उस 3% इन्वेस्टमेंट का देने का वादा किया था, तो 75,000 पर मंथ का होता है उस हिसाब से। तो हम लीगली उसका जो 3% लीगली का देखिएगा वादा तो था, वही आप कोर्ट पे सबमिट किए, वही आपकी मांग है। जो विथ इंटरेस्ट जोड़ के हम लोग का 60 से 70 लाख का क्लेम बनता है अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, परिचय दीजिए। दीपक कुमार साहू हुआ, CNF ऑनर। हाँ जी, इसको में लोग का भी सबका है। है सर, हाई इतना कोर्ट जो फाइल है। जजमेंट दिया है ना, उस जजमेंट में हाई कोर्ट ने साफ तौर पर लिखा है 20 लोगों के साथ ठगी लास्ट हुई है। लाइन में कि ये जो आदमी है वो टोटल 20 आदमी को, क्योंकि काउंटर में हमने ये डाला था कि ये 20 से 25 आदमी को चीट किया हुआ है, तो न्यायालय ने भी इसे कोट करते हुए लिखा है कि द डॉक्टर वाज आल्सो थ्रेटेड बाय द पिटिशनर, यानी कि जो रजनीश है, द बैंक स्टेटमेंट अनेक्शर इन काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2, यानी कि जो ये हैं हमारे, फर्दर स्टेटेड द case of the respondent number 2 in para 23 of the counter affidavit filed by the respondent number 2, it is disclosed that petitioner has cheated 20 people and huge amount has been misused by the innocent person, and thus intention of the cheating from the very beginning is made out against the petitioner. अच्छा, कितने दिनों में लौटाने की बात कही है? अभी तक लौटाने की बात नहीं हुई है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में इतना कहा है कि जो इतने लोगों को आपने चीट किया है तो आपके ऊपर जो क्रिमिनल केस है उसे खत्म नहीं किया जाएगा। वो हाई कोर्ट के शरण में गए थे कि अपने ऊपर जितने क्रिमिनल केसेस है उसको बंद करने के लिए, जिसको हम लोग इन द कोर्ट लैंग्वेज हम लोग कॉशिंग कहते हैं कि मेरे ऊपर जितने इल्ज़ाम लगे हुए हैं उसे आप रद्द कर दीजिए। वो कोर्ट से आग्रह करने के लिए इसी बात पे गए थे, लेकिन उनके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस है जो हमने अपने काउंटर में फाइल किया था। कोर्ट उन सबको मद्देनज़र रखते हुए इस डिसीजन में पहुंची कि ये आदमी है प्रॉब्लम, इसमें प्राइमा फेसी केस इसके ऊपर बन रहा है। शुरू से इसके इंटेंशन था कि ये लोगों को चीट करे, किसी भी हालत पे लोगों को ठग कर उनके पैसे ऐड कर इसका भागने का नियत था, ये कोर्ट भी समझे, इसीलिए इस केस को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट ने कहा है। और उसका जो उसके ऊपर एक स्टे लगा हुआ था कि जो भी प्रोसीडिंग है, जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके ऊपर चल रहे थे उसमें स्टे लगा हुआ था, मतलब मामले को की जो प्रोसीडिंग चल रही थी, जो कंप्लेन केस इन्होंने किया हुआ था, उस पे उन्होंने WPCR मतलब रिट फाइल करके उस प्रोसीडिंग को स्टे कराया हुआ एक था। साल से 23 ने उन्होंने रिट फाइल किया था कि ये केस को रद्द कर दिया जाए। अब क्या उम्मीद है? अब हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बाद जो इनका जो रिट पिटीशन था, जो स्टे में था, रिट उन्होंने फाइल किया था कि ये कॉशिंग के लिए, और स्टे जो ये मांगे हुए थे जो लोअर कोर्ट में था वो स्टे को खत्म कर दिया गया है, उसको वेकेंट कर दिया, उसको पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया है। अब कोर्ट ने कहा है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। N4 News Bharat